नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी ने बयान क्या दिया है सरेंडर वाला कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने लगातार कहा कि हमने रुकवा दिया। अब भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था इसलिए रोक दिया। पाकिस्तान से आप डर गए, पाकिस्तान पे आपको दया आ गई, पाकिस्तान पे मोहब्बत हो गई। क्या हो गया कि पाकिस्तान के कहने पर आपने रोक दिया? जब आपकी सेना 300 किलोमीटर अंदर तक थी तो पाकिस्तान के कहने पर आपने क्यों जंग रोक दी? यह सवाल पूछा जाएगा और जब जब यह सवाल पूछा जाएगा, ट्रंप के वो 10 से 11 बयान याद आएंगे जिसमें उसका कहना है कि मैंने ये जंग रुकवाई है, मैंने ये धमकी दी कि ट्रेड रोक दूंगा, उसके बाद ये जंग रुकी है। और राहुल गांधी यही सवाल तो पूछ रहे थे। यही बात तो उन्होंने कही कि ट्रंप का फोन आया, ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, मतलब नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर दीजिए, आप लड़ाई बंद कर दीजिए, और नरेंद्र मोदी मान गए। अब पॉलिटिकल है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे राहुल गांधी, ये शब्द तो नहीं ही उपयोग किए होंगे ट्रंप ने, लेकिन पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती है। पूरी पार्टी पीछे पड़ी हुई है, भारत का अपमान कर दिया। क्यों भाई, नरेंद्र मोदी भारत हैं क्या? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पूरा देश विरोध में आ गया था, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, इंदिरा गांधी को लेकर तमाम सारी बातें हो रही थी, तो क्या भारत देश का अपमान हो रहा था? क्या इंदिरा गांधी इंडिया थी? एक पागल आदमी था कांग्रेस में जिसने ये कहा था इंदिरा इज इंडिया, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या मोदी इज इंडिया, क्या मोदी भारत है? क्या राहुल गांधी ने सेना का कहीं नाम लिया है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सेना हमारी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। सीडीएस ने भी कहा 300 किलोमीटर अंदर जाके हम मार कर रहे थे, उसके बावजूद सीज फायर कर दिया गया। इसमें सेना कहां से आ गई, देश कहां से आ गया? नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई भी दूसरा इंसान हो, वो देश तो नहीं है। और किसी भी व्यक्ति की आलोचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र में है, लेकिन सवालों से तो इतना डर है कि संसद का स्पेशल सेशन नहीं बुलाए और मानसून सत्र की घोषणा कर दी कि मानसून सत्र जो है वो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। शायद इनकी उम्मीद है, अभी 1.5 महीना है लगभग 21 जुलाई में, तो 21 जुलाई आते आते ऑपरेशन सिंदूर का मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, तो शायद कम सवाल पूछे जाएं, शायद कम जवाब देने पड़े। और यह सब डर तब है जब दोनों सदनों में जो प्रेसिडेंट्स हैं, दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं, वो इन्हीं के लोग हैं। एक जगह ओम बिरला बैठे हुए हैं, दूसरी जगह उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय बैठे हुए हैं। फिर भी अगर संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही है तो वाकई ये आश्चर्यजनक है। हमने देखा था कि जिस समय ये पाकिस्तान और भारत की लड़ाई जैसी स्थिति बनी हुई थी, पाकिस्तान में तो संसद चल रही थी, वहां से बयानात भी आ रहे थे, फिर यहां 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए संसद क्यों नहीं बुलाई जा सकती है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक ही तरीका है इन लोगों के पास कि या तो राहुल गांधी पे हमला करो या इतिहास में जाकर गांधी परिवार पे हमला करो। और मजेदार बात यह है कि वो भी चल नहीं पा रहा है। निशिकांत दुबे जी हैं, विदेश गए थे और विदेश जाते ही एकदम सेकुलर हो गए थे। हिंदू मुसलमान हम सब एक मिलकर रहते हैं, हम सेकुलर हैं, जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, ये सारी बातें वहां पर कर रहे थे। यहां तक कि फलस्तीन तक पर बात कर गए। उन्होंने कहा इजराइल किसी की सुन ही नहीं रहा है, फलस्तीन के लिए दर्द जताया। याद कीजिए जब प्रियंका गांधी फलस्तीन वाला बैग लेकर आई थी तब ये उनको ट्रॉल कर रहे थे, तो विदेश में जाके तो फुल सेकुलर बन गए। लेकिन यहां ट्विटर पर लगातार इतिहासकार बन रहे हैं, लगातार इतिहास के नाम पर ऐसा लगता है कि इनकी जो टीम है वो कुछ लेटर निकाल के लाती है, पढ़ते हैं नहीं, और जो मन में आता है वो कैप्शन लगाकर वो लेटर लिख देते हैं और उसके बाद ग्रोक इनकी ऐसी की तैसी कर देता है। इनकी नहीं, मतलब इनका जो बयान होता है उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। आप अगल बगल 2 बयान देख सकते हैं। राजीव गांधी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि 1985 में राहुल गांधी ने अमेरिकी दबाव में आकर ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। और देखिए ग्रोक बगल में क्या कह रहा है। ग्रोक बगल में कह रहा है कि निशिकांत दुबे के दावों की जांच से पता चलता है कि उनके दस्तावेज और बयान कई मायनों में गलत हैं। राजीव गांधी ने 1985-86 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। यह हमला मैं आपको बता दूं कि सिख आतंकवादी संगठनों ने इसका अपने सर पर इल्जाम लिया था और सिख आतंकवादियों को पाकिस्तान सपोर्ट करता था। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं जानते, यह लगातार चलता रहा है।
उसके बाद ग्रोक बताता है कि 1985 में न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई थी वो परमाणु मुद्दों पर थी और ना कि हमलों में। इसमें एक समझौता हुआ था, परमाणु अनाक्रमण कहते हैं उसको, मतलब कि ना आप हमारे ऊपर परमाणु अस्त्र फेंकेंगे और ना हम आपके ऊपर परमाणु अस्त्र फेंकेंगे। और ये बहुत सारे देशों के बीच में आपस में समझौता है कि हम मान लिया हमने कि आपके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो हम न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि भारत अगर पाकिस्तान पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है तो उसका असर भारत पर भी होगा। न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है वो कोई सीमा नहीं पहचानता। ऐसे ही पाकिस्तान अगर भारत पर आक्रमण करता है तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। तो वो एक संधि हुई थी कि हम एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इसके आगे क्या बताता है ग्रोक, सुपर कंप्यूटर और एलसीए विमान के लिए पाकिस्तान के साथ कोई सौदा नहीं हुआ था। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और एलसीए भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट था। सब जानते हैं कि राजीव गांधी के जमाने में भारत में कंप्यूटर जो आया उसी के वजह से आज घर घर में लैपटॉप है, घर घर में मोबाइल है और जो हमारी सूचना टेक्नोलॉजी है वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंची। तो उसी की बात हो रही है। उसी के लिए 1986 में भारत और अमेरिका का समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा था और उसके बाद एलसीए जो है वो भारत में इंडिपेंडेंटली स्वदेशी प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया गया। इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, लेकिन निशिकांत दुबे जी वहां भी पाकिस्तान को ले आए। तीसरे पॉइंट में बताता है, ड्रग तस्करी पर कोई त्रिपक्षीय बैठक हुई, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान में कोई त्रिपक्षीय बैठक हुई। ये ग्रोक बता रहा है, सारे जो दस्तावेज होते हैं छान के। और आखिरी बात कह रहा है कि अमेरिका की जो सहायता थी वो टेक्निकल थी, कोई वित्तीय समर्पण नहीं था। तो निशिकांत दुबे जी का जो बयान आज सुबह सुबह ट्विटर पर आया राजीव गांधी के मुतालिक, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया ग्रोक ने। ग्रोक लगातार खारिज कर रहा है। ऐसे ही राजीव गांधी के ऊपर उन्होंने एक और पोस्ट लिखी तो उस पर भी ग्रोक ने आके बता दिया कि 1985 में कोई औपचारिक न्यूक्लियर डील नहीं हुई थी। राजीव गांधी और जियाउल हक ने केवल परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने की अनौपचारिक सहमति दी थी, जो 1988 में आकर औपचारिक समझौते पर बदलती है। और यह सब अमेरिकी दबाव में हुआ, यह दावा भी गलत है। रीगन का जो लेटर उन्होंने कोट किया है वो नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर है, न्यूक्लियर डील पर उसमें कोई बातचीत ही नहीं है। यह मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका ने इस बातचीत को प्रमोट किया हो, प्रोत्साहित किया हो, लेकिन दबाव का और भारत के संप्रभुता के समर्पण करने का कोई सबूत नहीं है। और राहुल गांधी का कदम परमाणु जोखिम कम करने की दिशा में था। सच यह है कि यह भारत पाकिस्तान का आपसी निर्णय था, न कि किसी अमेरिकी दबाव का परिणाम। बहुत साफ साफ ग्रोक ने राजीव गांधी पर जो दोनों इन्होंने लिखा उसको क्लियर कर दिया। हालांकि निशिकांत दुबे मानने वाले नहीं है। एक और मजेदार किस्सा सुनिए। ये लगाते हैं इल्जाम कि 1984 में ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और उस बयान में यह माना था कि अमृतसर में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो इंग्लैंड के सैनिक मौजूद थे। यह निशिकांत दुबे जी का कहना है लेटर लगा के। जो लेटर है वो आपके सामने है। वो लेटर क्या कहता है पहले ही आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री, ऊपर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो लिस्ट दी है 1-2 वो एलिगेशंस की लिस्ट है। यानी ये प्रधानमंत्री कह नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद वो 4-5 पॉइंट में जवाब दे रहे हैं, जिसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि ब्रिटेन का कोई सैनिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय स्वर्ण मंदिर में उपलब्ध था या था। बहुत सीधी सी बात है कि जो पेपर लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, वो पेपर ही खुद नहीं पढ़ रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे ही उन्होंने नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया और नेहरू जी के ऊपर जो आरोप लगाया उसमें कहा कि प्रेसिडेंट अयूब ने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट जॉनसन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिसमें पूरे कश्मीर की मांग की थी और नेहरू जी ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने लेटर लगाया है वही आपके सामने लगाता हूं। यह लेटर जो है 1 मई 1966 का है। नेहरू जी 1964 में स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो अगर 1966 में अयूब कश्मीर मांग भी रहा था, मान लीजिए, हालांकि वो भी झूठ है, अभी बताऊंगा, तो क्या नेहरू जी स्वर्ग में बैठ के ओके कर रहे थे? अरे भाई, नेहरू जी 1964 में चले जाते हैं, 1966 में यह खत लिखा जाता है और जब इस खत को आप पढ़ेंगे तो इसमें लगता यह है कि अमेरिका की तरफ से फटकार लगाई गई है। और उसके बाद प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें एक लेटर है 17 अप्रैल 1966 का एक लेटर है
जिसको कोट करके आगे बात कही गई है। तो जाहिर है कि जो लेटर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा वो भी नेहरू के मरने के बाद लिखा, और अयूब ने जो जवाब दिया वो भी नेहरू के मरने के बाद दिया। और इस जवाब में उन्होंने क्या लिखा है? इस जवाब में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ताशकंद समझौते को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है और वो चाहता है ताशकंद समझौते के अनुसार ही हालात बने रहें। इस पूरे लेटर में कहीं भी कश्मीर को कब्जा करने की कोई बात नहीं है। आप इतने से ही अंदाज लगा लीजिए कि किस हद तक ये लोग गिरे हैं, किस हद तक ये लोग गए हैं झूठ बोलने में, कांग्रेस को बदनाम करने में, ताकि ये सब किस लिए है कि किसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर जो इनकी आलोचना हो रही है उससे ध्यान हटाया जा सके। बहुत सारे खेल चल रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुना कि टर्की की एक एजेंसी थी जो एयरपोर्ट पे लॉजिस्टिक का काम देखती थी, और कहा गया कि टर्की का बहिष्कार हो रहा है इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, हम लोगों ने कहा हटा दीजिए भाई, बहिष्कार टर्की का करना है तो वहीं से शुरू कीजिए आप। वैसे तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी कि टर्की जो है उससे जो हमारा व्यापार होता है, बाकी सब होता है, वो हम बंद कर दें। लेकिन चलिए यही मान लिया कि एक टर्किश एजेंसी थी जो हमारे एयरपोर्ट्स पे लॉजिस्टिक और बाकी सारी चीजों को देखती थी, उसको आपने हटा दिया। लेकिन अब क्या खबर आ रही है? अब खबर यह आ रही है कि उसको तो हटा दिया गया, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी रोक वगैरह लगाई, अभी मामला लंबा चलेगा, लेकिन उसकी जगह पे कौन आ रहा है? अडानी साहब आ रहे हैं। तो टर्की को हटाना था या फिर अडानी साहब को ये वाला भी बिजनेस टिकाना था, ये तो समझ से बाहर है। यह भी समझ से बाहर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपसे कहा कि जंग रोक दो, जंग में हम आगे चल रहे थे, हमारे सीडीएस कह रहे हैं, और उसके बाद आपने जंग रोक दिया। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं अडानी का कोई रोल था? क्या अडानी का जो मामला फंसा हुआ है पहले से, जिसमें समन जारी है, और अब जो एक नया मामला आ गया ईरान से तेल खरीदने का, एलपीजी खरीदने का, क्या इन्हीं सब की वजह से भारत सरकार लगातार दबती जा रही है? कल वहां का वाणिज्य सेक्रेटरी सीधे सीधे कहता है कि रशिया के साथ संबंध खत्म कीजिए, रशिया से हथियार खरीदना खत्म कीजिए, रशिया जो ब्रिक्स के आप मेंबर हैं, ब्रिक्स से बाहर आइए। ये सब क्या है? एक लाइन में कहा जाए तो अमेरिका कह रहा है हमारे गुलाम बनिए, हम ही से हथियार खरीदिए, हमारे ही पीछे खड़े रहिए, और हम जो कहें उस पर ताली बजाइए, बाकी कोई दोस्त मत रखिए। रशिया ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, अमेरिका उसको छोड़ने को कह रहा है। क्या ये सब कुछ एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल तो पूछा जाएगा कि आपका डेलीगेशन जाता है, पता नहीं 72-75 कितने देशों में घूम के आता है, और निकल के क्या आता है? पहले रेखा शर्मा जी एक गाना गा रही थी, और कल जो है आया कि शशि तरूर साहब जो हैं वो भी गाना गा रहे हैं। मतलब एक तो भयंकर बेसुरे हैं, बाकी काम कितना भी अच्छा करते हो, भाषण वाषण बहुत अच्छा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भयंकर बेसुरे हैं। मैंने ट्विटर पर लिखा था कि अगर ऐसे गाना गा के उन्होंने विदेश में सुना दिया होगा तो विदेशी जो कंट्रीज है उन्होंने कहा होगा भैया प्लीज गाना मत सुनाओ, हम ऐसे ही सपोर्ट कर दे रहे हैं। खैर, सुर में होना बेसुरा होना ये तो एक अलग बात है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। आप गए थे बैसरण घाटी में, जो लोग मारे गए थे उनके लिए न्याय मांगने, गाना बज रहा है, गाना गा रहे हैं, गिलासें हैं लोगों के हाथ में, शानदार सोफों पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास में गए होंगे, फर्स्ट क्लास में आए होंगे, 7 स्टार होटल्स में रुके होंगे, और मिला क्या? जनता क्यों ना सवाल पूछे कि हमारे जो करोड़ों रुपए इन 57 सांसदों को 70-72 पता नहीं कितने देश घुमाने में आपने खर्च कर दिया, उससे निकल के क्या आया? निकल के यह आया कि पाकिस्तान को खटाखट एडीबी से लोन मिल गया, आईएमएफ से पहले ही लोन मिल गया था, और पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 आतंकवाद विरोधी संगठनों में एक का वाइस चेयरपर्सन बन गया और एक का चेयरपर्सन बन गया। ये कौन सी आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी भाई? कहां आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को अकेले कर दिया? जरा मुझे बताइए, कौन सी डिप्लोमेसी हुई, उससे क्या मिल गया, जरा बताइए। आप लगे हुए हैं नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर, और पता नहीं किस पर, और पीछे चले जाइए अकबर की डिप्लोमेसी चेक कर लीजिए, उससे भी पीछे चले जाइए किसी और की डिप्लोमेसी चेक कर लीजिए। लेकिन मुझे यह बताइए कि आप आज क्या कर रहे हैं? कल जो हुआ, परसों जो हुआ, नरसों जो हुआ, सब इतिहास के कागजों में है, पन्नों में है, जिसको रिसर्च करना है कर लेगा, वो सब बीत चुका है। ना इंदिरा गांधी दोबारा जिंदा होने वाली है, ना लियाकत दोबारा जिंदा होने वाले हैं, ना अयूब खान दोबारा जिंदा होने वाले हैं, ना नेहरू जी दोबारा जिंदा होने वाले हैं, ना प्रेसिडेंट जॉनसन दोबारा जिंदा होने वाले हैं, ना लाल बहादुर शास्त्री जो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे वो जिंदा होने वाले हैं। जो मर गए वो मर गए, और मरे हुए लोग जो कर गए वो कर गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी उस मुशर्रफ के साथ बैठकर मीटिंगें कर गए जिसने साफ साफ स्वीकार किया था कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को मदद मिलती है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला जाता है।
तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नेहरू तक किसी पर सवाल उठाने का कोई खास फायदा है नहीं। असल में ये लोग इतिहास इसीलिए बार बार खोलते हैं, चाहते हैं कि सारी बहस इतिहास में चली जाए ताकि वर्तमान में जवाब न देना पड़े कि हुजूर बैसरण घाटी में जिन 4 आतंकवादियों की आपने तस्वीर जारी की थी वो कहां हैं? क्या चुनाव के पहले ही उनकी गिरफ्तारी होगी और चुनाव में उसका फायदा उठाया जाएगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है उनकी गिरफ्तारी में हुजूर? क्या आपके रहते रहते वो भाग के फिर से पाकिस्तान चले गए? क्या हुआ? सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों इस बात की कोई जांच नहीं हो रही है कि बैसरण घाटी में उस दिन किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सवाल तो पूछा जाएगा कि 4 दिन में आपने सीज फायर कर लिया, बहुत अच्छा किया, युद्ध ना चले तो ही अच्छा है, लेकिन इस सीज फायर से देश को मिला क्या? इस सीज फायर से आतंकवाद से लड़ने में देश को मदद कैसे मिली? सवाल तो पूछा जाएगा कि एयरफोर्स की ओवरऑल पहनकर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर बना लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? जो पैसा विज्ञापन में खर्च हो रहा है वो पैसा उन शहीदों को क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल तो पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की गोलाबारी में पुंछ और बाकी इलाकों में जो घर टूटे थे उनमें क्या वाकई सिर्फ 6,500 रुपए की सहायता भेजी गई है? 6,500 में तो एक ट्राली ईंट भी नहीं आती है। लोग अपने घरों की मरम्मत कहां से कराएंगे? सवाल तो पूछा जाएगा कि 10 से 11 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने समझौता कराया। हमारे प्रधानमंत्री पलट के ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप इतिहास में टहलाओगे, और दोस्तों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये इतिहास में टहलाएं तो एक ग्रोक का जवाब काफी है, उस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस वर्तमान पे कीजिए, जो हो गया 1948 में, 1965 में, 1972 में, ये सब हो चुका। हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे कि जिस मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, जिस मुशर्रफ ने कारगिल पर हमला किया था, उसके साथ बैठ के आप जलेबियां क्यों खा रहे थे। हम सवाल नहीं पूछ रहे। हम सवाल नहीं पूछ रहे कि आप नवाज शरीफ के यहां बिना बुलाए क्यों पहुंच गए थे। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, इतिहास से नहीं वर्तमान से, कि बताइए हुजूर क्यों किया सीज फायर? बताइए हुजूर बैसरण के जो शहीद हैं उनको न्याय कब मिलेगा? और बताइए हुजूर कि सेना का राजनीति में इस्तेमाल करके वोट मांगने का खेल कब बंद होगा? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।